सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड फॉर सम रीजन आज की वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुओ फेंग और उसकी वाइफ आपस में बात कर रही होती है और उसकी वाइफ उससे कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता कि पुराने कपड़े को पहनना ज्यादा कंफर्टेबल है और अब तो तुम काफी ज्यादा फेमस इंसान भी हो, तो इसलिए तुम्हें ऐसे यहाँ पर यूँ नहीं घूमना चाहिए। जिसके साथ ही वो उसे ग्लासेस पहना देती, जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ कर वहाँ से जाने लगती है। वहीं जाते वक्त हम देखते हैं कि लुओ फेंग की नजर एक बर्गर शॉप पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उससे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे स्कूल टाइम का बर्गर शॉप अभी भी यहाँ पर स्ट्रीट पर अवेलेबल होगा। जिस पर उसकी वाइफ हंसते हुए कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। और जब अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट लॉन्च किया गया था, सभी लोग इसी बात पर अग्रीड हुए थे कि जिस एनवायरनमेंट में हम सभी लोग ग्रो हुए हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा यादगार होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी उन दोनों के लिए बर्गर्स लेकर आती है, जिसे खाने के बाद लुओ फेंग कहता है कि इसका टेस्ट अभी भी हमारे पास्ट जैसा ही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा शोर शराबे की आवाज आने लगती है। ये देखकर जैसे ही वो दोनों बाहर की तरफ नजर दौड़ाते हैं, हम देखते हैं कि कुछ बदमाश वहाँ पर किसी को परेशान कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि इस जगह को जल्द से जल्द खाली करो क्योंकि ये हमारे बॉस का इलाका है। जिस पर वो लड़का उस बदमाश से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं और भूले मत ये यांगजो सिटी है। जिस पर वो बदमाश कुर्सी पर अपना पैर जमाते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये यांगजो सिटी है, लुओ की यांगजो सिटी। और लुओ फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर उनकी सिटी में क्या हो रहा है क्योंकि इंटायर गैलेक्सी उन्हीं को बिलोंग करती है। और अगर तुमने लुओ फैमिली के किसी भी मेंबर को प्रोवोक करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ये देखकर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद काफी सारे लोग शॉक्ड होते हैं। वहीं पास ही लुओ फेंग ने ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि मुझे देखना होगा कि आखिर ये कौन है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा स्पेस क्राफ्ट भी आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग इसे लुओ का बताने लगते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर लुओ भी आ जाता है, जो कि एक लड़की के साथ होता है। ये देखकर लुओ फेंग कहता है कि इसका लास्ट नेम भी लुओ है। जिस पर उसकी वाइफ उसे धीमी आवाज में बताती है कि ये तुम्हारी 8th जनरेशन का ग्रैंडसन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बदमाश सीधा उस आदमी के पास जाकर कहता है कि बॉस आप आ गए। तभी वो सीधा उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर इतना सब तोड़ फोड़ करने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी लुओ फैमिली को एम्बैरेस करने की। ये देखकर हम देखते हैं कि लुओ फेंग थोड़ा स्माइल करता है और जिसके बाद वो लड़का सीधा जाकर उस दूसरे लड़के की तरफ हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ करना कि मेरे आदमी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया और चिंता मत करो, मैं आगे इस पर नजर रखूंगा कि आगे दोबारा से ऐसी हरकत रिपीट ना हो। जिसके बाद वो उसे यहाँ से जाने की सलाह देता है और थोड़ा रेस्ट करने को भी कहता है। पर जिसके बाद ही हम देखते कि जैसे ही वो लड़का वहाँ से चला जाता है, वो अपने बंदे को इशारा करते हुए कहता है कि ऐसी कोई जगह ढूंढो जहाँ पर कोई भी लोग ना हो। और जिसके बाद तुम इस लड़के को एक अच्छा खासा सबक सिखाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हमारी सच्चाई के बारे में पता चले और कोई बड़ा सीन क्रिएट हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर पाते ही वो आदमी उस लड़के को फॉलो करते हुए निकल जाता है। पर जैसे ही वो राहत की सांस लेता है, हम देखते हैं एक पावरफुल फोर्स उसे हिट होती है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं लुओ फैमिली से हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि हाँ, तो तुम जानते हो कि तुम लुओ फैमिली से। जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम्हें पता है ना कि लुओ फैमिली से उलझने का अंजाम कितना ज्यादा बुरा होने वाला है। तुम यहाँ पर अभी अर्थ पर हो और ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल प्लेस है, तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम यहाँ से बचकर निकल सकते हो। जिस पर लुओ फेंग उस पर प्रेशर बढ़ाते हुए कहता है कि हाँ, ये अर्थ है और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम फैमिली का हेड बनने के लिए कैसा प्लान रखते हो। और जिसके साथ ही जैसे ही वो अपनी ग्लासेस उतारता है, हम देखते हैं कि वो लड़का और वहाँ मौजूद सभी लोग लुओ फेंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और जिसके साथ ही वो अपना प्रेशर उससे रिलीज करते हुए कहता है कि चुपचाप घर वापस जाओ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग की वाइफ उसे एक ऐसी जगह पर ले आती है जहाँ पर उसके जनरेशन का 11वां ग्रैंडसन मौजूद होता है और वो वहाँ पर दिखाते हुए उसे कहती है कि यहाँ पर 2000 से भी ज्यादा फैमिली मेंबर्स इस वक्त रहते हैं। तभी यहाँ पर 2 लड़कियाँ आती हैं, जिनमें से एक लुओ फेंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये हमारे फैमिली के हेड हैं। जिस पर वो दूसरी लड़की काफी ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन देते हुए कहती है कि मैंने आज से पहले किसी भी पर्सन को नहीं देखा। इसी दौरान हम देखते हैं कि लुओ फेंग के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो वहाँ पर उसे ग्रीट करते हुए उसका वहाँ पर वेलकम करते हैं। जिस पर लुओ फेंग उसे उठाते हुए कहता है कि देखो, तुम्हें मेरे सामने इतना ज्यादा पोलाइट बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम सभी लोग मेरे फैमिली का ही एक हिस्सा हो। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग उसके आने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उसके पास खड़ा आदमी उसे बताता है कि पिंग ने इन कुछ सालों में हमारी कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट्स पहुँचाया है। जिस पर पास खड़ा अंकल कहता है कि हाँ, हमारा फ्यूचर इसकी वजह से काफी ज्यादा लिमिटलेस है। जिस पर वो कहता है कि तारीफ के लिए शुक्रिया अंकल, पर मैं अब 100 साल से भी ज्यादा ओल्ड हूँ, तो इसीलिए कि अब आप प्लीज मुझे पिंग कहकर बुलाना बंद करेंगे। हम देखते हैं कि ये सब देखकर उसकी वाइफ काफी ज्यादा हंसती है। तभी वहाँ पर श्याओ हाई आ जाता है और आकर लुओ फेंग की आंखों पर अपना हाथ रख लेता है और उसे देखकर लुओ फेंग उसे गले लगाते हुए कहता है कि काफी सालों बाद मिल रहे हैं, कैसे हो तुम? जिस पर उसका बेटा बताता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। जिस पर लुओ फेंग बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ से सुना है कि तुम अभी भी आउटसाइड वर्ल्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। जिस पर वो कहता
कहता है कि आखिर कैसे, मैंने तो मम्मा से कहा था कि वो आपको इस बारे में कुछ भी ना बताएं और मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था, पर ये क्या, आपने तो मुझे यहाँ पर आकर सरप्राइज कर दिया। ये तो काफी ज्यादा गलत बात हुई। हम देखते हैं कि उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा पीसफुल और जॉयफुल होता है और सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका दूसरा बेटा दौड़ते हुए आता है और हवा की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग भी आसमान की तरफ देखते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग के मदर और फादर वहाँ पर आ रहे होते हैं और उसके फादर ने उसकी मदर को गोद में उठाया होता है, पर जैसे ही वो जमीन पर लैंड करते हैं उसके हाथों से उसकी वाइफ फिसल जाती है और जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाली होती है हम देखते हैं कि लुओ फेंग सीधा जाकर अपनी माँ को पकड़ने ही वाला होता है। इसी दौरान उसका बेटा पीछे से कहता है कि ग्रैंडपा, आपकी उम्र हो गई है और अब तो आप मेरे फादर की दी हुई रिसोर्सेज से कल्टीवेट करते हो, तो आपको इस उम्र में ये सब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि जैसे ही लुओ फेंग अपनी मदर को पकड़ने ही वाला होता है तभी उसका फादर उसकी मदर का हाथ पकड़ के उसके साथ डांस करने लगता है और उसे फिर प्यार से सीधा करके खड़ा कर देता है। ये देखकर लुओ फेंग जमीन पर गिर जाता है और फिर वो सीधा जाकर अपनी मदर को हक करता है और वो अपने बेटे से कहती है कि फेंग, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब मैंने अपने बेटे को याद नहीं किया। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई, बोलो। जिस पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर तभी बीच में से उसका फादर पॉप अप करता है और कहने लगता है कि लुओ फेंग, तुम्हें पता है तुम्हारा फादर ना आजकल ऑनलाइन वर्चुअल गेम्स काफी ज्यादा खेलने लगा है और मेरी उस गेम में तो अपनी एक गैंग भी है और जिसके अंदर की मेरी एक बहुत बड़ी आर्मी भी है जिसको मैं जब चाहे कमांड कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो काफी जोरों जोरों से हंसने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि उसकी वाइफ उसका कान खींचते हुए कहती है कि जितने ज्यादा तुम बड़े होते जा रहे हो तुम उतने ज्यादा अंदर से बच्चे बनते जा रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हंसते हैं और उनका मजाक भी बनाते हैं। हम देखते हैं कि ये सारा नजारा देखकर लुओ फेंग अपने मन में कहता है कि मैं हमेशा से ही अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल ऐसा ही कंफर्टेबल सिचुएशन बनाना चाहता था जहाँ मेरी फैमिली को हर कंफर्टेबल सुविधाएं मिलती रहे और उन्हें कभी भी कोई भी परेशानी ना आए। जिसके बाद हमें लुओ फेंग के दोस्त, उसके बेटे, उसके स्टूडेंट्स, उसके मदर फादर, इवन की पूरी इंटायर फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा जॉयफुल मोमेंट्स वो लोग एंजॉय करते हैं। वो लोग आपस में ड्रिंक्स पीते हैं और काफी ज्यादा हंसी मजाक करते हैं। ये नजारा देखकर हम देखते हैं कि लुओ फेंग को काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है और वो अपने मन में आगे कहता है कि मुझे खुशी है कि मेरे एफर्ट्स आखिर किसी काम तो आए और मैं अपनी फैमिली को हमेशा से ऐसे ही खुश देखना चाहता था। जिसके साथ ही वो कह उठता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर उसकी वाइफ उस पर रिएक्शन देते हुए कहती है कि क्या, आखिर तुमने क्या कहा? जिस पर वो बताता है कि कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि उसका एक स्टूडेंट वहाँ आकर उससे कहता है कि बॉस, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं और सभी लोग आपके इंतजार में हैं। जिसके बाद लुओ फेंग आगे बढ़ते हुए वहाँ मौजूद सभी को चीयर करता है और सभी को काफी ज्यादा कांग्रेचुलेट भी करता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। वो उनमें से काफी लोगों की पीठ पे थपथपाता है कि मुझे तुम्हारे बारे में काफी सारी न्यूज सुनने को मिली है और बहुत अच्छे, ऐसे ही मन लगाकर काम करते रहो। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे लोग लुओ फेंग की भी तारीफें करते हैं और तभी एक छोटा सा बच्चा उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आकर अपनी बाहें फैला देता है। ये देखकर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तभी लुओ फेंग बहुत ही जेंटली उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है और जिसके बाद वो उस बच्चे से कहने लगता है कि छोटे बच्चे, तुमने काफी अच्छा काम किया और इसके लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा। ये सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो उस बच्चे को लेकर हवा में उड़ते हुए सभी के सामने आ जाता है और कहता है कि पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी फैमिली के नाम, रेपुटेशन और उनके रिसोर्स को अपने गलत कामों में इस्तेमाल करने के लिए लगाते हैं। तुम लोग भी समझ गए हो कि ये मैसेज उसका किसके लिए था। हम देखते हैं कि लुओ यानचेंग का मुंह लटक जाता है और लुओ फेंग आगे कहने लगता है कि एज अ लीडर ऑफ लुओ फैमिली मैं यहाँ पर लुओ फैमिली के मेंबर्स के लिए कुछ रूल्स बनाना चाहता हूँ। और जिसके बाद वो लुओ यानचेंग का नाम लेते हुए कहता है कि तुम सुन रहे हो ना, तुम्हारे सारे बुरे काम और अब तक जो भी तुमने किया है उन सभी की रिपोर्ट्स मेरे पास आ चुकी है और अब वक्त है कि तुम्हें पनिशमेंट दिया जाए। हम देखते हैं कि ये सुनकर लुओ यानचेंग अपने घुटनों पर आ जाता है और काफी ज्यादा डरा हुआ नजर आता है। जिसके बाद लुओ फेंग उससे कहता है कि हमारा क्लैन एक पब्लिक ट्रायल को कंडक्ट करेगी और उसी में तुम्हारा डिसीजन लिया जाएगा और फिलहाल के लिए तुम अपना डिनर एंजॉय कर सकते हो क्योंकि उसके बाद तुम्हें तुम्हारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो अपना सर झुकाकर रोते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया और मुझे माफ कर दीजिए। और जिसके साथ ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपने वाइन का जार ऊपर करते हुए कहता है कि डिनर को बिगिन किया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इवन कि लुओ फेंग अपने दोस्त, बेटे और अपने रिश्तेदारों के साथ वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करता है। तभी उसकी नजर अपनी वाइफ पर जाती है और उसके पास जाकर वो बैठ जाता
है, जिसके बाद उसकी वाइफ उससे बताने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि उसने कोई सीरियस क्राइम किया होगा और जब ये फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो ये डिपेंड करेगा ऑन अ मिनरल प्लैनेट फॉर 3 to 10 years। जिस पर लू फेंग कहता है कि पर मुझे उसका टेम्परामेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिस तरीके से वो लोगों को ट्रीट करता है और हमारे लू फैमिली के रेपुटेशन को मिसयूज करता है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। और मैं ये सिर्फ उसके लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि उसे सजा देकर मैं पाकी को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर लू फैमिली के नाम को मिसयूज करने की कोशिश करेगा तो उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जिस पर हम देखते हैं कि इसकी वाइफ अग्री करते हुए कहते हैं कि बाय द वे आज का डिनर काफी ज्यादा अच्छा था और अब जब डिनर हो गया है तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों खड़े होकर स्टाइल से एक दूसरे का वाइन ग्लास शेयर करते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पेस में ट्रैवल करते हुए उसी मिस्टीरियस से पावरफुल पर्सन को दिखाया जाता है, जिसके फोरहेड पे वो रेड जेम लगा होता है कि तुम्हें कॉस्मिक कोऑर्डिनेट्स को कवर अप करने के लिए स्पेस सीक्रेट्स को यूज करना चाहिए। उसके ऐसा कहने के बाद ही हम देखते हैं कि वो एक अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है, जिससे स्पेस में एक कंपन पैदा होती है और जिसके साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि अगर हम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनियों को कोई भी ट्रेस फाइंड करने नहीं देते, मैं बस उसी वक्त ट्रैक करने लगूंगा और इसीलिए अब मैं स्पेस के थ्रू ट्रैवल करना चाहता हूँ और ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपना हाथ हवा में उठाता है और जिसके साथ ही स्पेस टाइम में क्रैक ओपन होता है और हमें हमारा यूनिवर्स दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सन और सोलर सिस्टम को हमें दिखाया जाता है, जिसके साथ ही वहाँ पर उसका स्पेस क्राफ्ट दिखाया जाता है जो कि हमारे अर्थ की तरफ तेजी से मूव करता है। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें लू फेंग उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ उसे वही ब्लैक स्टोन दिखाती है और उसे दिखाते हुए कहती है कि ड्यूरिंग द अर्थ रीशेपिंग प्रोजेक्ट ये चीज हमसे अनअर्थ रह गई थी और इसे देखने के बाद हमने इस पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें कि हमने इस पर सन के हाईएस्ट टेम्परेचर को भी डाला, पर हम हैरान थे ये देखकर कि इस पर उसका भी कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ और जिससे पता चलता है कि इसकी टफनेस एटलीस्ट F ग्रेड के लेवल की है। और एक्सकेवेशन के दौरान अकॉर्डिंग टू द अनअर्थ ऑब्जेक्ट ये क्रैक्ड मेटल प्लेट जिसके अंदर की एटलीस्ट 600 मिलियन ईयर्स की अंडरग्राउंड हिस्ट्री कैद है, पर मैं हैरान हूँ कि इसके अंदर कोई भी डिकेल के साइन नहीं है। जिस पर हम देखते हैं कि लू फेंग उसे हाथ में लेते हुए उसे एग्जामिन करने लगता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा लाइट टू टच है, ये बिल्कुल एक जेड की तरह है। जिसके बाद हमें भगवता को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहती है कि मुझे हमारी तरफ एक स्ट्रेंज सी एनर्जी आती हुई नजर आ रही है और मैं इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट नहीं कर पा रही। जिसके बाद लू फेंग कहने लगता है कि भले इसमें कोई हिस्ट्री मौजूद हो या ना हो, या फिर मुझे ये लगता है कि शायद इसमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट के इनहेरिटेंस मौजूद है और मैं चाहे जितना कोशिश कर लूँ मैं अपनी मेमोरी में इससे रिलेटेड कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं देख पा रहा हूँ। जिस पर उससे कहती है कि फेंग क्या तुम जानते हो कि आखिर ये भला हो क्या सकता है और आखिर ये चीज आई कैसे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी मिस्टीरियस से पावरफुल पर्सन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठकर अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ता है और जहाँ पर उसे बताया जाता है कि कॉस्मिक कोऑर्डिनेट्स कंफर्म करती है कि हम लोग ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं और प्लीज टीम 13 अब एक्सप्लोरेशन प्लान को बिगिन करें। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि आखिर किस इमोर्टल ने हमें डायरेक्टली यहाँ पर सेंड किया है। हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा घबराए हुए भी लग रहे होते हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी, और वो लोग ये सारे सवाल अपने लीडर से पूछ रहे होते हैं, जहाँ पर हम उसके लीडर को देखते हैं जो कि कहता है कि मैंने किसी भी इमॉर्टल गॉड को अभी तक हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखा है, तो मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है। हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर उनके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है और वहाँ मौजूद लोग लगातार अपने लीडर से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। जिस पर उसका लीडर गुस्सा होते हुए उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं खुद भी नहीं जानता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि हमारा मिशन इस वक्त बस ये है कि हमें किसी न किसी तरीके से अर्थ पर अभी हिडन रहना है, क्योंकि इस वक्त हमारा मिशन बस यही है। इसी के साथ वो आगे कहते हुए कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द लू फेंग के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा, जिसके बाद वो सभी को भी इस बारे में ऑर्डर दे देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लू फेंग की वाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्टडी करती है और हमें बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है। इसी दौरान वो लीडर भी कह रहा होता है कि हमें अर्थ पर ही छुपे रहकर हमारे मास्टर का जो बिग प्लान है उसे कॉर्पोरेट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को देखना होगा और जैसे ही हमें सही मौका मिल जाएगा हम उन सभी को एक बार में जान से मार देंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके हाथ में वही मेटल प्लेट होता है और वो उसे अपने हाथों में लिए हुए सोच रहा होता है कि मुझे यकीन है कि इस मेटल प्लेट में कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर मौजूद है और जिसके साथ ही वो अपनी स्ट्रेंज टेलीकिनेसिस टेक्निक को भी यूज करता है, पर उसे इससे भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता और वो कहता है मेरी स्ट्रेंज टेलीकिनेसिस टेक्निक भी इस पर कोई काम नहीं कर रही और देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये मेटल प्लेट को जरा भी टच कर पा रही है। इंस्टेड ऑफ दैट ये डायरेक्टली इसके अंदर पेनिट्रेट कर रही है, जिसके साथ ही हमें लेयर्स दिखाए जाते हैं जो कि उसके ऑब्स्टिकल इनसाइड की होती है। ये चीज लू फेंग भी नोटिस कर लेता है और जिसके साथ ही वो ये कहता है कि पर मुझे जानना है और देखना भी है कि आखिर इसके बॉटम में क्या है, और जिसके साथ ही वो अपनी दोबारा से उसी टेक्निक को यूज करता है और लेयर्स बाय लेयर्स उसे पाड़ते हुए
अंदर तक चला जाता है और काफी कोशिश करने के बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली उसके बॉटम तक पहुंच जाता है और जहाँ पर वो देखता है वहाँ पर हवा में काफी सारे क्रिएचर्स भी उड़ रहे होते हैं और तभी एक जायंट बर्ड आकर उस पर अटैक करती है, जिसे देखकर वो उन्हें रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर इसी दौरान उसकी आँख खुल जाती है और कोई उसे पानी का ग्लास देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा हाँ पी रहा होता है। इसी के साथ सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो खुद को गहराइयों में जाता हुआ पाता है और जहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसी के साथ उसे टाइम के अलग अलग क्लिप्स भी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो खुद को ही अलग अलग सिचुएशन में पाता है और जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लियो फेंग अब रियलिटी में आ जाता है। इसी दौरान एक पावरफुल फोर्स उसे जैसे हिट करने वाली होती है, वो वापस से उसी दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो खुद को कभी बच्चे के रूप में पाता है तो कभी अडल्ट के रूप में। जिसके साथ ही जैसे ही उसकी आँख खुलती है उसके सामने काफी सारे स्क्रिप्चर से बनी हुई एक सर्कल में वो खुद को पाता है, जिसके बाद वो देखता है कि वो यूनिवर्स के सेंटर में मौजूद है और इतना ज्यादा सिर घुमा देने वाले वर्ल्ड में ट्रैवल करने के बाद हम देखते हैं कि वो वापस से इस बार सच में रियलिटी में ही आ जाता है और यहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर वो बाबता से पूछता है कि बाबता क्या तुम्हें ये वर्ड पता है। हम देखते हैं कि जैसे ही बाबता उसे देखती है वो उसे बताने लगती है कि मास्टर ये यूनशान ट्राइब की एक लैंग्वेज है, जिसके बाद वो उसके सामने आकर उसे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हुए कहती है कि यूनशान ट्राइब एक पावरफुल और मिस्टीरियस रेसेस में से एक है जो कि रेयरली ही आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट करती है। ये लोग बहुत ज्यादा रेयर होने के साथ ही इंडिविजुअली एक्सट्रीमली पावरफुल भी हैं। जिसके बाद बाबता उसके सिर पर अपना फिंगर पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि जब आप ओरिजिनल सीक्रेट रियलम के एक मेंबर बने तो मुझे लाइब्रेरी में से इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली। इसी दौरान लू फेंग को जैन क्रॉप्स में से एक मैसेज मिलता है कि सारे गार्बेजेस और डेब्रिसेस को यूनिवर्स और स्टार्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। उसके साथ ही वो गार्बेज स्टार फील्ड की फोटोज भी उसे दिखाता है और फिर वो आगे कहने लगता है कि पर यहाँ पर काफी सारे लोगों की तादाद है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सॉर्टिंग और सेलिंग के लिए। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ और तुम उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस बारे में बात कर सकते हो, और जो कि वन ऑफ द 9 गार्बेज स्टार रीजन्स में से एक है और जो कि साथ ही वन ऑफ द लीडर्स ऑफ वुलंग स्टार रीजन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद लू फेंग उससे थैंक्स कहता है, जिसके बाद वो आगे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि कियान शिनज़ू के पब्लिकेशन में अभी काफी ज्यादा डिफिकल्ट आ सकती है और मुझे लगता है कि क्यों ना हम सबसे पहले थोड़े ज़र्ग कॉर्प्स को बाय करें और जिसके होने के साथ ही एरेना ज़र्ग वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अंदर आता है और वो कह रहा होता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, जिस पर पास खड़ा साथी उससे कहता है कि क्या हमारे मास्टर के लिए इस वक्त लू फेंग से मिलना इतना ज्यादा नेसेसरी है। जिस पर वो कहता है कि तुम जानते हो कि उसका टीचर एक ट्रू आई किंग है और उसका करंट बॉडीगार्ड जो कि ट्रू आई किंग का एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल में से एक है, एंड एज फार एज आई नो मेरी पावर मार्क्विस इमॉर्टल लेवल तक पहुंच चुकी है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो तुम बीच में मत बोलो। जिस पर हम देखते हैं कि उसके सर्वेंट्स वहाँ पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं और वो लोग अपने मास्टर से काफी ज्यादा डरे हुए भी नजर आते हैं, यहाँ तक कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये मिस्टीरियस पर्सन लू फेंग में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है और वो उसके बॉडीगार्ड में भी इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों ले रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करना। एंड फॉर सम रीजन सबा आज की वॉइस ओवर नहीं कर पाए, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो वो नहीं चाहती थी कि उसके ऑडियंस को एक भी एपिसोड मिस हो, तो इसलिए आज की वॉइस मैं दे रही थी। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हारा बेस्ट मोमेंट क्या था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।